Now, difficulties in measurement of national income. ये जो क्वेश्चन है इसका 8 मार्क्स आने का चांस रहता है। ऑफ कोर्स 4 का भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली लास्ट का जो क्वेश्चन है 8 मार्क का, इस चैप्टर में मेथड्स के साथ ये भी कई बार आता है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम या तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। सो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुम्हारे सामने एक बार देखो कितने बार इसको पूछा गया है तो तुमको एक अंदाजा आएगा। काफी बार पूछा गया ये। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, difficulties in measurement of national income. अब ये जो डिफिकल्टीज है उसमें दो प्रकार के डिफिकल्टीज होते हैं। एक थ्योरेटिकल जिसको हम कंसेप्चुअल बोलते हैं और एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज है ये कई बार डेफिनेशन ऑफ नेशन का जो कंसेप्ट है इसमें भी डिफिकल्टीज रहता है। फॉर एग्जांपल तुमको यदि दुबई जाना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट जाना है तो वीजा निकालना पड़ेगा। बराबर है। इंडिया से बाहर निकलने के लिए पासपोर्ट लगता है, दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगता है। तो उनके कॉन्सुलेट्स रहते हैं जो तुमको वीजा देते हैं इंडिया में। बराबर है। तुमको दिल्ली में आई थिंक चाणक्यपुरी करके एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे वीजा देने वाले सेंटर्स हैं, मुंबई में भी है। तुमने सुना है जो जहाँ पे वीजा देते हैं जगह, कॉन्सुलेट्स बोलते हैं उसको, सुना है? यस सर। उस कॉन्सुलेट में जो जगह है, जैसे अमेरिका का कॉन्सुलेट है, वो कॉन्सुलेट एरिया जो है इट इज ट्रीटेड एज अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब कॉन्सुलेट यदि मुंबई में है और एक सोचो 4 एकड़ के जगह पे वो फैला हुआ बिल्डिंग है, तो 4 एकड़ का एरिया इंडियन एरिया नहीं माना जाएगा, वो अमेरिका का एरिया माना जाएगा। तो तुम मिलिट्री लेकर घुस भी नहीं सकते उसमें, मतलब वो डायरेक्टली अमेरिका पे अटैक माना जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी देश कॉन्सुलेट में उनको घेरता नहीं है या एंटर नहीं कर सकता। बाहर से घेर लिया तो भी वो लीगल है कुछ कारण से, सिक्योरिटी कारण से, लेकिन तुम डायरेक्टली अंडर मिलिट्री लेके नहीं जा सकते अनलेस सिक्योरिटी रीजन हो, क्योंकि वो अटैक माना जाएगा सामने वाले देश पे। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज ऐसे, एक इंडियन है, इंडिया में रहता है बट फॉरेन में पैसे कमाता है, वहां से इंडिया में बेचता है, इंडिया में काम करता है, फॉरेन में बेचता है, आधा इधर रखता है, आधा वहां पे रखता है। फॉरेन कंपनी है होंडा, इंडिया में कमाती है, आधा डिविडेंड फॉरेन में बेचती है। और जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है वो भारत के समुद्र पट्टे से करीबन 18 मील आगे है और अपने समुद्र अपने किनारे से 200 किलोमीटर हाई सी माना जाता है। हाई सी मतलब अपने जो मतलब एक्सक्लूसिव हाई सी नहीं माना जाता, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। वहां पे अपन ही फिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड का एरिया हाई सी। तो नेशनल इनकम में थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया तो काउंट होगा नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अपन एक एक करके देखेंगे जो डिफिकल्टीज है। पहला तो ट्रांसफर पेमेंट जो है, पेंशन गिफ्ट्स ये सब काम करते नहीं है। अभी सीधा हिसाब है, गवर्नमेंट ने पेंशन दिया कोई एम्प्लॉय को,
तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हुआ, लेकिन वो नेशनल इनकम में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो आदमी रिटायर्ड है, वो जॉब कर नहीं रहा है, तो प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो ट्रांसफर पेमेंट काउंट करके जो भी होगा, पेंशन, गिफ्ट, लॉटरी, ये सब नेशनल इनकम में काउंट करते नहीं है, बट गवर्नमेंट का तो खर्चा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे हमेशा डिफिकल्टी होता है, जो खास करके कंपनीज लाइक अमेजन, ठीक है, जो फॉरेन के कंपनीज है, वो इंडिया में आउटपुट लाते हैं। ट्विटर ले लो, इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा, जूम में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कैसे प्रॉब्लम हो रहा था मैं बताता हूँ। अभी जूम का जो मंथली पेमेंट है, वो हमको करीबन 1200 से 1400, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से बदलता है, 50-100 रुपए का फर्क पड़ता है हर महीने। अभी हम दे रहे थे हर महीने, अब क्या हुआ, जूम तो अमेरिकन कंपनी है, डायरेक्टली पैसा कहाँ जा रहा था, फॉरेन में जा रहा था, वो इंडियन रुपीस कन्वर्ट होके फॉरेन एक्सचेंज से अमेरिका जा रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, मतलब और 200 रुपए बढ़ गए। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि ये जो जूम कंपनी है अमेरिका की, इंडिया में हम लोग का बैठे हैं, बट पैसा जा रहा है फॉरेन में। वही होंडा कंपनी इंडिया में बैठी है पर डिविडेंड बाहर बेचती है। तो ऐसा बहुत सारे इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स है, जो वो लोग फॉरेन देश में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, इंडिया में कमाते हैं, बट अपने पेरेंट जो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड इंडिया है, उसका पेरेंट है होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान, कुछ पैसा बाहर भेज देती है। सो कौन सा आउटपुट का काउंट करना है नेशनल इनकम में, क्या जो बाहर भेज देती है वो माइनस करना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। फिर अनपेड सर्विसेज, जो एक हाउसवाइफ घर पे काम करती है, मेहनत करती है, उसका सर्विस तो काउंट होता नहीं, क्योंकि वो घर के लिए काउंट मेहनत कर रही है। लेकिन वही घरगुती जो पापड़ बनाती है और जो मेस चलाती है वो काउंट होगा, लेकिन घर के लिए मेहनत करती है वो मेहनत काउंट नहीं होगा। काम वाली बाई आती है उसका काउंट होगा, पर हाउसवाइफ का काउंट नहीं होगा। तो ये अन्याय हो जाता है, क्योंकि वो तो मेहनत तो कर रही है बट मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज जो है, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, और ये भी बता दो, जो सातपुर अंबड़ में फैक्ट्रीज है, बराबर है, सातपुर और अंबड़ में जो फैक्ट्रीज है, सपोजिटली वहां पे एक कबाड़ बनता है। अब तुमने क्या किया, वहां जाकर कबाड़ खरीदा, बट उनको बोला बिल मत बनाओ, डायरेक्टली दे दो। उन्होंने क्या किया, बिल नहीं बनाया, तुमको कबाड़ दिया, तुमने 18% जीएसटी बचा लिया, गवर्नमेंट को टैक्स भरा नहीं। अब सीधी बात है, ये देखा जाए तो ब्लैक का हो गया ट्रांजेक्शन, मतलब नेशनल इनकम में मेजर होगा ही, क्योंकि बिल बनाया नहीं है। तो वो जो अपना टर्नओवर दिखाएगा उसमें कबाड़ दिखाएगा ही नहीं, तो नेशनल इनकम में दिखेगा ही नहीं है। सो ऐसे इलीगल एक्टिविटीज, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, मैंने तुमको बताया था ना, बॉम्बे में एक फैमिली में जैसे 8 लोग पत्ता खेलते हैं, एक होस्ट रहता है, बताया था तुमको मैंने, बताया था तुमको मैंने। नहीं सर। एक, अब जैसे बॉम्बे में कुछ लोग पत्ते खेलते हैं, पत्ते खेलना इलीगल है, वैसे से नहीं खेल सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। जो क्या करता है, एक होस्ट रहता है, उसके घर पे ही वो लोग क्लब जैसा बनाते हैं, जैसे 8 लोग मिलकर खेल रहे हैं एक राउंड, ठीक है ना, पोकर और सब गेम, मुझे तो पता नहीं है। तो एक राउंड खेला, अभी सपोजिटली 2000 रुपए का गेम हुआ, तो उसमें से 200 रुपया घर के होस्ट को दे देने का, जो जीता वो 200 रुपया जितना कमाया गेम में, 2000, 5000, 10,000, तो उसमें से होस्ट को 200 रुपए दे देने का। ऐसे एक रात में 10-15 गेम हुए, 20 गेम हुए, तो 200 रुपए के हिसाब से मिल गया ना 4-5 हजार रुपया, और वो खाना फ्री देता है। बोलने का तात्पर्य है, इसमें जो पैसे का उलाढाल हो रहा है तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। सो स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सब तो, बेटिंग, ये सब तो इलीगल है, सामने कर नहीं सकते, तो नेशनल इनकम में कैसे काउंट होगा, करेक्ट। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एक फार्मर है,
100 किलो अनाज आता है, 20 किलो खुद कंज्यूम करता है। तो ऑफ कोर्स ये जो सेल्फ कंजम्पशन है काउंट होना चाहिए, लेकिन जो फार्मर ठीक से बोलते ना हिसाब कहाँ रखेगा वो, हर रोज कितना अनाज आया। अभी जैसे जो प्याज है तो हर 2-2 3-3 महीने में उसका फसल आता है, ठीक से एकदम पूरे साल में कितना टोटल आया हो सकता है ठीक से हिसाब ना रखो, गवर्नमेंट को फिर अंदाजन करना पड़ता है। अच्छा, चेंजेस इन प्राइस लेवल, पेट्रोल का दाम बॉम्बे में 105 रुपया हो गया है, जहाँ पे 80-90 था। आज नासिक में भी 102 103 तो हो ही गया, 102 तो मैंने लास्ट भराया था। सो एक साल पहले वही रेट 80-90 था, तो जीडीपी तो 10% से ऐसे बढ़ गया पेट्रोल के हिसाब से। तो तुम सोचो ना, चेंजेस इन प्राइस लेवल में जीडीपी अपना ज्यादा दिखेगा, बट क्वांटिटी बढ़ा नहीं है, प्राइस बढ़ा है। जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट देश में तो आउटपुट कम हुआ है उल्टा, लेकिन अपना देश प्रोग्रेस कर रहा है दिखेगा। महंगाई से प्रोग्रेस नहीं होता, उल्टा जीडीपी ज्यादा दिखता है बट क्वांटिटी बढ़ता नहीं है। तो ये अपने देश की फिलहाल की हालत है। और मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि महंगाई के तौर पर यदि तुम 3 साल पहले भी कंपेयर करो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80 रुपए का पेट्रोल था तभी शायद, अभी 105 चल रहा है, 25 रुपए बढ़ गया, 25 मतलब 30% बढ़ गया। पेट्रोल का जो क्वांटिटी है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखो, और ट्रांसपोर्ट सब चीज को वो असर करेगा। सो 3 साल पहले यदि 1 लाख सपोजिटली 1,80,000 करोड़ का जीडीपी था, अभी 225 दिखेगा इस साल। अब अपन बोलेंगे बाप रे, देश ने तो 45,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं है, महंगाई के हिसाब से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन आउटपुट तो बढ़ा नहीं है, बेरोजगारी उतनी है। सो जीडीपी दिखता है ज्यादा, है नहीं। समझ में आ रहा है? अब वो वाली बात है, तुम बुक खोल के बैठे हो और मस्त चैट कर रहे हो, दिख रहा है कि तुमने 2 घंटा पढ़ाई की है, बट तुमने पढ़ाई कर नहीं किया है, बुक सिर्फ खुला हुआ है। तुमने मुझे बताया सर 2 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन बुक खुली थी, 2 घंटा तुम्हारा मोबाइल भी खुला था साथ में, प्लस गाने सुन रहे थे, टीवी देख रहे थे, अच्छे अच्छे सपने देख रहे थे, ठीक है, चैट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे, बट बुक खुली थी। आउटपुट जीडीपी 2 घंटा बढ़ा हुआ पढ़ाई दिख रहा है, बट तुमने पढ़ाई किया ही नहीं है, वेस्ट किया टाइम। वो वाली बात है। सो मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो इसका एक स्टोरी बनाया था चंकी इन गोवा, देख लेना, ये पहले बनाया था। चंकी को ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ है। उसका ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है, नेपाल के एक फॉरेन फर्म में हुआ है, और उसको कहा गया आगे का इनकम तुझे वही मिलेगा। सो चंकी पांडे एक ऑफिस में काम करता है, उसका ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर नेपाल में हुआ है, उसको बोला जाता है फॉरेन फर्म नेपाल में तेरा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। चंकी रिक्वेस्ट करता है कि भले मेरे सर्विसेज, जॉब एक सर्विस होता है, मेरे सर्विसेज का पेमेंट अनपेड करो, पर कृपया करके मुझे गोवा भेजो। सो पहला चंकी का ट्रांसफर होता है एक फॉरेन फर्म में, नेपाल में, गोवा में, नेपाल में। तो चंकी बोलता है कि भले ही मेरे को अनपेड करो, मुझे पगार मत दो, लेकिन मेरा ट्रांसफर नेपाल में मत करो, गोवा में करो। मैनेजर बोलता है तू वहां जाकर इलीगल एक्टिविटी शुरू कर देगा। चंकी बोलता है नहीं, वहां पे मैं खुद का फीनी फीनी लोकल ड्रिंक है वहां पे, अ, फीनी काजू से बनता है, एक्चुअली लिकर है वो। मेरे को दोस्त लोगों ने फंसा दिया था, उन्होंने बोला था फेनी पीना बहुत अच्छा है, मैंने फेनी पिया तो मेरे को सब रंगीन लगना शुरू हो गया पूरा, क्योंकि मेरे बॉडी को अल्कोहल की आदत नहीं है। तो फिर फेनी थोड़ा सा मैंने पिया, मेरे को पूरा आधा दिन में सब बोलते हैं ना, पूरा रंगीन दिख रहा था जैसे लोग। तब मुझे समझ में आया फेनी एक प्रकार का लोकल लिकर है, स्ट्रॉन्ग लिकर है। मैंने लिमका में डाल के मैंने सोचा मस्त मजा आएगा, क्या बोलते हैं, नारियल पानी जैसा होगा, नारियल पानी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है लोकल वहां पे, ठीक है। मेरे को पूरा याद है, आधा दिन मेरे को सब रंगीन और चमकदार दिख रहा था। मेरे को तो थम्स अप दिया तो भी सब चमकदार दिखता है, मेरे को बॉडी को आदत नहीं है तो, ठीक है। सो वो वाली बात है कि वो बोलता है कि चंकी को ऑफिस में बुलाया जाता है और उसको ट्रांसफर हुआ है फॉरेन फ्रॉम नेपाल में। वो बोलता है मेरा सर्विस अनपेड रखो, बट मुझे गोवा में भेजो।
वो लोग बोलते हैं तू गोवा में इलीगल एक्टिविटी शुरू करेगा, फेनी लीगल है वहां पे। वो बोलता है कि मैं खुद का प्रोडक्शन करूंगा फेनी और खुद कंज्यूम करूंगा, काजू फेनी शायद था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा और खुद ही कंजम्पशन करूंगा। लास्ट मिनट में मैनेजर बोलता है तो गोवा का टिकट का प्राइस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, मैनेजर बोलता है ठीक है तेरा नेपाल छोड़कर तेरे को गोवा भेजते हैं, लेकिन लास्ट मिनट में तुम टिकट बुक करोगे, आज बुक करोगे कल जाना है तो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने पहले निकालोगे तो 2000, आज बुक करोगे कल गोवा जाना है तो 6-8 हजार दिन का टिकट लेगा। मैं प्री कोविड टाइम बोल रहा हूँ, अभी का टिकट रेट्स मैंने चेक नहीं किया। सो लास्ट मिनट में टिकट बुक किया तो प्राइस लेवल बहुत ज्यादा रहता है। और प्लेन के अंदर एरोस्टेस को बोलता है मिसल पाव लेकर आओ, एरोस्टेस बोलती है सैंडविच मिलेगा मिसल नहीं। खाने के बाद चटनी 1 रुपए टिप देता है एरोस्टेस को, एरोस्टेस 1 रुपए चंकी के मुंह पर फेंकती है और बोलती है मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसा सोचो कि एरोप्लेन गोवा में जाता है, वो लास्ट मिनट में टिकट रेट बढ़ता है, प्लेन में बैठा है, एरोस्टेस को बोलता है मिसल लेकर आ, एरोस्टेस का मिसल देती, उसको बोलती है सैंडविच है, वो भी आजकल फुकट का मिलता नहीं है, 150 रुपया लगता है भाई। सैंडविच खरीदे हैं 150 रुपए, कॉफी भी 100-150 रुपए का, सिर्फ पानी फुकट मिलता है, वो भी वेट करना पड़ता है रुपये में। पहले सब मिलता था, एयर इंडिया में मिलता है खाने को, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता, सबका कीमत चुकाना पड़ता है। तो वो सैंडविच लेकर आती है, टिप में 1 रुपया देता है, वो 1 रुपया उसके ऊपर बहुत देर बोलती है मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बताऊंगा फिर लिख देना। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तुम्हारे सामने आ रहा है, ये थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज और उसका स्टोरी था। अभी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आता है, ये भी काफी सच बात है। प्रैक्टिकल डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग, तुम कुछ भी कर लो, कॉटन का तुमने काउंट किया लेकिन वो शर्ट में जोड़ा गया, शर्ट भी में काउंट हो गया कॉटन, और वैसे भी कॉटन काउंट हुआ। एमआरएफ टायर भी काउंट किया, पॉलिस्टर भी काउंट किया, डबल हो गया। तुमने भाजी भी काउंट किया, और होटल वाले का भी काउंट किया, तुमको कहीं तो माइनस करना पड़ेगा ना। होटल ने 200 रुपए में भाजी बेची, एक जन ने 50 रुपए भाजी बनाया या आउटपुट आया जमीन से, 50 रुपए होटल को बेचा, होटल वाले ने वही भाजी 200 रुपए में बेची। तो ये 200 में 50 तो ऑलरेडी आता है ना, तो तुम्हारा 250 दिख रहा है, 250 कैसे हुआ? 200 में तो 50 ऑलरेडी आ गया, डबल काउंटिंग हो गया। सो डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग तो रहता ही है हर जगह पे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का बहुत प्रॉब्लम आता है। तुम गोल्ड ले लो, गोल्ड का दाम सपोजिटली तुमने 2 महीने पहले 47 था, फिर 46 हुआ, 47 हुआ, 48 हुआ, 49 हुआ, 50 हुआ। ठीक है, 5 रेट्स में तुमने गोल्ड खरीदा, तुमने 3 तोला बेचा, एक एक तोला तुमने खरीदा, 46, 47, 48, 49, 50, ऐसा 5 रेट्स में खरीदा। अभी तुमने 3 तोला बेचा, अब 2 तोला बचा। अब तुमने बेचा तो 48, 49, 50 काउंट करोगे क्या? जो पहले खरीदा, इसको फीफो मेथड बोलते हैं। फीफो मतलब जो पहले आया उसको पहले बेचो, मतलब तुमने बेचा 50 में, लेकिन माइनस क्या करोगे? 45, 46, 47 जो स्टार्टिंग में खरीदा था वो माइनस करोगे, क्या लेटेस्ट प्राइस, या एवरेज करोगे? समझ में आ रहा है? तुमने गोल्ड खरीदा, तुम पांचों को 45, 46, 47, 48, 49, 50 डिवाइडेड बाय 5 करके बोलोगे हाँ एवरेज पर तोला सोना हुआ 47,500। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? यस सर। तुमने गहू खरीदा 40 रुपए का, फिर गहू खरीदा 50 रुपए का। ठीक है, तुम 1-1 किलो तुमने बेचा 1 किलो, अब तुम -40 करोगे क्या? तुमने 60 रुपए में बेचा, तुम -50 करोगे क्या -40 करोगे, या 50 और 40 का एवरेज कर दिया 45 करोगे? तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम आता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे काउंट करेंगे? तुमको विश्वास नहीं होगा, लेजर गाइडेड मिसाइल, एक एक मिसाइल कैन कॉस्ट टू करोड़ रुपए की मिसाइल आते हैं लेजर गाइडेड। मैं आज से 20 साल पहले 1999 में नगर में था, तो हमको इधर भेजा था, क्या बोलते हैं, नगर में ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जो एयरफोर्स है ना उनका ट्रेनिंग होता है, सुखोई जो सब टैंक्स का ट्रेनिंग होता है। सुखोइस का तो नहीं, बट टैंक्स का वहां पे, जैसे देवलाली है वहां पे ट्रेनिंग होता है। तो लकीली हम लोग में से 1-2 आर्मी के थे वहां पे, तो हमको अलाउड किया था ट्रेनिंग विजिट करने का। तो तुम ट्रेनिंग सामने होता है, रॉकेट फायर होता है तुम्हारे सामने और तुम पीछे बैठे रहते हो। तो बता रहे थे एक रॉकेट का कॉस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ 99 का 4 लाख रुपया, और जैसे खत्म हुआ उन्होंने बोला आज के ट्रेनिंग का कॉस्ट इंडिया को पड़ा 10 करोड़ रुपया। मैं बात कर रहा हूँ 1999 की, हमको टैंक्स में भी राइड दिया था। तो
बोलते हैं ना, इतना महंगा है डिफेंस के पीछे जो खर्चा होता है, लेकिन वो काउंट करेंगे वो अनप्रोडक्टिव है, बुलेट फायर किया खत्म। सो वो काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो नेशनल इनकम, लोग बोलते हैं कि काउंट करना चाहिए, प्रोडक्टिव नहीं है। इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव है क्योंकि बनाने का खर्चा है, सो काउंट करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो सिर्फ वॉर में यूज होता है तो, या ट्रेनिंग में यूज होता है तो काउंट नहीं। सो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वैसे काउंट होता है। लैक ऑफ रिलायबल डेटा, अभी लोग इनकम टैक्स में छिपाते हैं, पेपर सही बताते नहीं है। जैसे मैंने तुमको सातपुर का बताया, कबाट उसने हिसाब में दिखाया नहीं, तो रिलायबल डेटा है ही, वो जितना दिखाना है उतना ही दिखाएगा, तो नेशनल इनकम गलत आएगा। उसके बाद पांचवा, अनट्रेन्ड एंड अनएफिशिएंट स्टाफ, स्टाफ ही ट्रेन नहीं है तो कैसे दिखेगा। स्टाफ भी तो ट्रेन चाहिए, उनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, इंजीनियरिंग का, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अभी भी अपने घर की इंडस्ट्रीज है, कितने सारे मेस घर पे चलते हैं, कितना सारा पापड़ घर पे बनाते हैं, घरगुती ऑफिस रहते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है टाइनी सेक्टर, एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये तो फैक्ट नहीं है। व्हाट अबाउट घर पे जो लोग बताते नहीं है, या जो लोग घर भाड़े पे देते हैं लेकिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि रेंटल इनकम उनको मिल रहा है, ऐसा दिखाते हैं कि वो खुद रह रहे हैं। तो सीधी बात है, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत जगह पे नहीं है, तो नेशनल इनकम में काउंट होगा ही नहीं, दिखाएंगे नहीं लोग। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का डिफिकल्टी ऐसा है, सबके रेट्स अलग अलग है। कंप्यूटर बहुत फास्ट डेप्रिसिएट होता है, मशीनरी कम, बिल्डिंग सबसे कम, फर्नीचर उससे ज्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज 5% का डेप्रिसिएशन पकड़ते हैं। सो डेप्रिसिएशन रेट्स में भी बहुत गड़बड़ी होता है। अभी कैपिटल गेन्स और लॉसेस, अभी तुमने एक जमीन बेचा करोड़ों रुपए का, ठीक है, या तुमने शेयर्स बेचा, शेयर्स बेचा हो तो पेपर वेल्थ है, वो कैसे काउंट करेंगे नेशनल इनकम में, काउंट नहीं करते। जो आदमी अनपढ़ है, जिसको पता नहीं है, जो हिसाब रखता नहीं है, तो उसको तो अंदाजा नहीं सब होगा, पेपर वर्क भी उसका सीए जैसे बोलेगा वैसे ही करेगा, तो अनपढ़पना में नेशनल इनकम कहाँ से ठीक से मेजर होगा। तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है जो आते हैं देश को। सबको समझ में आया, इजी है ये, सबको समझ में आया। यस सर। अभी इसका स्टोरी देख लेते हैं। चंकी गोवा पहुंच गया है अभी, चंकी जैसे गोवा के डैबोलिम एयरपोर्ट है साउथ गोवा में है, कि पैसा चोरी होने का डेंजर है। चंकी गोवा एयरपोर्ट में पहुंचता है और सोचता है कि पैसा चोरी होने का डेंजर है, इसलिए वो अपने नोट्स का डबल काउंटिंग करता है। वो गोवा के डैबोलिम एयरपोर्ट पे पहुंचता है और पैसे का डबल काउंटिंग करता है क्योंकि उसको लगता है कि डेंजर है चोरी होने का। एयरपोर्ट से वो कैब पकड़ता है, कैब बोलता है होटल का तक का वैल्यूशन होगा 2000 रुपया। वहां पे साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटा लगता है, और 1,500 तो आराम से पकड़ लो, ठीक है। तो 2 से 2,500 रुपया लगता है। कैब वाला बोलता है कि तेरे को वैल्यूशन यहाँ से साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाने का 2,000 रुपया लगेगा। रास्ते में पनाजी आता है जहाँ पे गवर्नमेंट, अब साउथ गोवा डैबोलिम एयरपोर्ट से निकलोगे, जैसे तुम नासिक रोड रहते हो, नासिक रोड से कॉलेज रोड आना है तो रास्ते में सीबीएस आएगा, वैसे ही रास्ते में पनाजी करके एक फेमस जगह है, वहां पे डिफेंस के लिए काफी एक्सपेंडिचर, वहां पे आई थिंक पोर्ट भी है। रास्ते में पनाजी करके एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए काफी एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। फिर लैक ऑफ रिलायबल, साउथ गोवा में लैक ऑफ रिलायबल होटल्स है पार्टी के लिए। तुम नोट करो, गोवा को दो भाग में बांटा गया, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। मेरे जैसे लोग जिनको बोलते हैं ना डिस्कोटेक, डिस्को लाइफ, रात भर पार्टी करना, ये सब मेरे को शांत और स्थिर जगह अच्छा लगता है। सो साउथ गोवा मेरे लिए, जहाँ पे बीच के सामने बैठो, शांति से बैठो, और तुम जैसे जवान लोग को पार्टी चाहिए, डिस्को चाहिए, वो नॉर्थ गोवा में होता है। तो साउथ गोवा में पार्टी करना है तो भूल जाओ, तुमको होटल बहुत कम मिलेंगे। नॉर्थ गोवा में हर दूसरा होटल में पार्टी होता है, जैसे कॉन्डलिम एयरपोर्ट है, फिर कॉन्डलिम बीच है, फिर बागा बीच है, ये सब होटल के बाद वहां पे टीटोस करके एक है, ये सब डिस्कोटेक्स है, ठीक है ना। तो टीटो जैसे ये है पार्टी डिस्कोटेक्स जहाँ पे पार्टी वार्टी होता है। तो साउथ गोवा में रिलायबल होटल्स नहीं है पार्टी के लिए। फिर और वहां का स्टाफ भी अनट्रेन्ड और इनएफिशिएंट है क्योंकि आदत ही नहीं ना पार्टी कैसे करना। सो चंकी एयरपोर्ट पहुंचता है, नोट्स को डबल काउंटिंग करता है, साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना रहता है, वैल्यूशन 2000 देता है,
रास्ते में पनाजी आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा डिफेंस किया है। साउथ गोवा वैसे भी रिलायबल नहीं है पार्टी के लिए, क्योंकि साउथ गोवा में शांत बीचेस और मैक्सिमम 5 स्टार होटल साउथ गोवा में मिलेंगे। जो फॉरेन के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, क्योंकि जिन यंगस्टर्स लोग को जिसको सस्ते में चाहिए नॉर्थ गोवा में जाते हैं और पार्टी करते हैं। साउथ गोवा महंगा जगह है और वहाँ का स्टाफ भी अनट्रेंड है। सो रिलायबल होटल नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि पार्टी साउथ गोवा में होता नहीं है और वहाँ का होटल का स्टाफ भी अनट्रेंड और इनएफिशिएंट है। वो नॉर्थ गोवा गोवा पहुंचता है और सोचता है यहाँ बीचेस का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एब्सेंट है। प्रॉब्लम ये है वहां पे तुमको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे, लेकिन नॉर्थ गोवा में कलंगुट कलंगुट, अंजुना, बागा और कलंगुट, बागा, कौंडलिन और अंजुना 4 ही बीच में फेमस है। लेकिन देखा जाए तो वहां पे 100-200 बीच आराम से होने चाहिए। अभी साउथ गोवा में एक पैलोलिम बीच है, कोई जानता नहीं है, तुमने सुना भी नहीं होगा पैलोलिम बीच। तो क्लासिफाई नहीं किया कि ये बीच में शांति है, ये बीच में रिस्क है। तुमने रिपटाइड सुना है? रिपटाइड, किसने रिपटाइड सुना है? हाँ या ना बोलो। रिपटाइड सुना है? नहीं। रिपटाइड एक ऐसा खतरनाक टाइड होता है जो तुम आज YouTube में उसका ये देखना, वीडियो देखना, जो तुमको अंदर खींच लेता है। हम लोग गए थे सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर समुद्र किनारे पे है, लेकिन वहां पे तुमको पानी में जाने को अलाउड नहीं है। वहां की करंट्स खींच लेते हैं आदमी को। तो गोवा के जो बीचेस है, रिपटाइड मुझे पता नहीं कौन से बीच में है, लेकिन वहां पे भी समुद्र उफान में रहता है। अब तुम कोकण में जाओगे ना, तुम रिलैक्स ना हो, कोई रिस्क नहीं रहता समुद्र का, एकदम शांत समुद्र है। लेकिन सोमनाथ में तो नहाई जा ही नहीं सकते, खींच लेता है पानी। तो और रिपटाइड रहा ना, रिपटाइड से सिर्फ वो आदमी बच सकता है जो स्ट्रॉन्ग स्विमर हो। नॉर्मल आदमी स्विमिंग वाला भी बचने का चांस बहुत कम रहता है। रिपटाइड कैसे बनता है उसके बहुत बढ़िया वीडियोस है, तुम देख भी सकते हो। वीडियो भी दिखेंगे तुमको रिपटाइड के। गोवा में रिपटाइड का मुझे पता नहीं, लेकिन रिस्की भी है कुछ बीचेस, बहुत सारे लोग डूबते भी है। तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि ये बीच रिस्की, ये सेफ है। ठीक है। फिर जबकि देखता है ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर मोनेटाइज नहीं है, लोकल बस बहुत कम है। अब तुमको गोवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है ना, लोकल बसेस तुमको आधे आधे 1-1 घंटे में ही मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, एक्टिवा भाड़े पे ले लेते हैं, 350-400 रुपया लगता है दिन का, पेट्रोल तुमको खुद को भराने का। तो मोनेटाइज नहीं है, बस आसानी से मिलते नहीं है वहां पे। जो गरीब है उसको बस से ट्रैवल करना बहुत कठिन, क्योंकि बस का डिप्रिसिएशन ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत ज्यादा होता है। सीधी बात है, जहाँ पे समुद्र किनारा है वहां पे लोखंड टिकता ही नहीं है। तुम कितना भी ये कर लो, स्टील बना लो, हवा, नमक, पानी, ह्यूमिडिटी लोखंड को जंग बहुत जल्दी करवा देता है। सब लोखंड की वस्तु बर्बाद कर देता है समुद्र के नजदीक। नमक का पानी रहता है, हवा रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है, बारिश रहता है, वहां पर कोई भी लोखंड की वस्तु जो समुद्र किनारे वो ज्यादा टिकता नहीं है। फिर वो कसिनो डेल्टिन रॉयल जाता है, बहुत फेमस है। ये समुद्र के बीच है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये जो है नदी के बीच, मांडोवी नदी है वहां पे। तुमको एक छोटे बोट से इस बोट में लेके जाया जाता है, जहाँ पे रात भर तुम इसमें कसिनो में खेल सकते हैं। फिर वो कसिनो डेल्टिन रॉयल में जाता है, पहली बार ही वो कैपिटल लॉस करता है 9,000 रुपए का, नोवा कॉन्टेस्ट, क्योंकि वो इलिटरेट रहता है, उसको पता नहीं रहता है रूलेट। ये रूलेट पता है ना गेम, पता है इसको रूलेट बोलते हैं। बॉल कहीं पे भी कोई नंबर में जाएगा, पता है तुमको? यस। ओके। सो लास्ट एक रिवाइज कर लेते हैं। चंकी गोवा एयरपोर्ट में पहुंचता है, वहां पे नोट्स को रिस्क लगता है कि डेंजर है, तो डबल काउंटिंग करता है नोट्स को। फिर बोलता है नॉर्थ गोवा जाना है, तो इन्वेंट्री वो बोलता है 2,000 रुपया, मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। रास्ते में पनाजी आता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया हुआ है। साउथ गोवा में उसको रुकना था, बट वहां पे पार्टी नहीं होता है, इसलिए वो बोलता है यहाँ पे रिलायबल होटल नहीं है पार्टी के लिए, ना इधर का स्टाफ ट्रेंड है। तो नॉर्थ गोवा जाता है, लेकिन वहां पे कौन से बीच में जाना उसको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक क्लासिफाई नहीं किया कि ये बीच रिस्की है, ये बीच सेफ है, क्लासिफाई नहीं किया। सबसे बेस्ट बीच बाय द वे बागा बीच है गोवा का। और दिल चाहता है मूवी देखिए तुमने? दिल चाहता है, देखिए दिल चाहता है मूवी।
यूजलेस हो तुम लोग, ये तो अच्छी अच्छी मूवीज तो देखते नहीं हो। उसमें अंजुना बीच की शूटिंग की हुआ है, उसके बाजू में एक जगह है उधर। सो चंकी देखता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस नहीं है, नॉन मोनेटाइज्ड है क्योंकि लोकल बस बहुत कम है। उसके बाद क्योंकि बसेस बहुत कम है, क्योंकि बस का डिप्रिसिएशन बहुत फास्ट और ज्यादा होता है। फिर वो जाता है कसिनो में, डेल्टिन रॉयल में, जहाँ पे वो 9,000 का लॉस खाता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कैसे खेलना, इलिटरेट और इग्नोरेंस का। ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज खत्म होता है।